हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा लेट सोकर उठा तो क्लास आधे घंटे पोस्टपोन करना पड़ गया। कोल्ड हो गया थोड़ा मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। आ जाओ, शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो सुप्रीम कोर्ट वाला भी है ना। नोटिफिकेशन में बस यहाँ से फिर जाऊंगा ही कोर्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लिया। आज भी थोड़ा केमिस्ट्री ही है, ठीक है। उसके बाद दो क्लास और लगेगा तुम्हारा। एक में आज हम एसिड बेसिस तक कर लेंगे, सॉल्ट तक। और उसके बाद अगले क्लास में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड कर लेंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर से बोरिंग है थोड़ा, ठीक है, तो इसको ऐसे एकदम दिल पे नहीं लेना। अगले चैप्टर से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब। और सेलुलर लेवल खत्म होगा, टिश्यू लेवल खत्म होगा, फिर प्रॉपर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाओगे, ठीक है। आवाज वगैरह आकर है, एक बार थम्स अप दे दो और शुरू करते हैं। आवाज वगैरह आ रहा है तो एक बार थम्स अप दे दो और शुरू, ठीक है। चलिए, ठीक, ठीक, ठीक। चलो, तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब या तो कोई बॉन्ड बन रहा होगा या कोई बॉन्ड टूट रहा होगा, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, reaction occurs when new bonds are formed or old bonds break between atoms। यही है ना केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर बॉडी के टर्म में देखें तो पहले तो तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, H2 + O2 बना रहा है H2, ठीक है। तो ये जो H2 + O2 है, तुम्हारा बैलेंस कर लो इसको, टू कर लो, मतलब यहाँ पे टू कर लो, ठीक है। ये जो H2 + O2 है, ये रिएक्टेंट है। और ये जो 2H2O है, ये आपका प्रोडक्ट है, राइट है या नहीं? ठीक। तो ये तुम्हारा जो है रिएक्टेंट है, ये जो है तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शन से पहले जो है वो रिएक्टेंट आएगा और बाद में जो है तो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अगर बॉडी के रेफरेंस में, जैसे ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में कहते हैं, इन रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी, तो क्या बोलेंगे हम? दिस फिनोमिना, या जो केमिकल रिएक्शन मेरे बॉडी में हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in my body is called क्या? मेटाबॉलिज्म। पिछले क्लास में ही हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन होगा और एनाबॉलिज्म एडिटिव रिएक्शन, ठीक है। तो लिविंग रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। मेन काम रिएक्शन का क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, जितने भी रिएक्शंस हो, ठीक है।
तो क्या मेन काम है? दैट इज एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी देखने को आपको मिलता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इज exhibited during केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी होगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन? कौन कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी होगा भाई? देखो, सबसे पहला है सर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला जो है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और दूसरा जो है दैट इज काइनेटिक। सबको पता है ना। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा जो है, जैसे मेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ काम करने का, या जैसे मान लो कि एक डैम में पानी जमा है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वो डैम खोलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर, क्या? ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर या एनर्जी स्टोर्ड बाय मैटर ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल, है ना। जैसे मान लो ये फोन है, मैंने ऊपर रखा हुआ है ऐसे ऐसे, तो जैसे जो ऊपर ले जा रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, क्योंकि नीचे गिरेगा वो फिर उसी स्पीड से, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैटर इन मोशन। एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैटर इन, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज followed in all cases. Law of conservation of energy is followed in all cases. क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? दैट, क्या? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड, है ना। इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड। तो सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा will always be constant, will always be कांस्टेंट। मतलब ना एनर्जी का लॉस हो रहा है, ना एनर्जी गेन हो रहा है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है अगर स्टोर करना है हमको एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जा रहा है अगर हमको एनर्जी चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी जितना बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन पे था इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन के एंड पे। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है? एनर्जी बचपन में पढ़ते आए होगे तुम।
केमिकल रिएक्शन। दो तरह का रिएक्शंस आपको देखने को मिलता था, आपने देखा था। एक को हम कहते थे एक्सोथर्मिक और दूसरे को हम कहते थे एंडोथर्मिक, थर्मिक, है ना। इसको एंडोथर्मिक को आप जो है एंडोगोनिक कह सकते हो, एंडेरोगोनिक भी कह सकते हो, है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड इन केमिकल रिएक्शन, तो पहला है एक्सरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो जितना एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है या जितना हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा हीट एमिट कर रहा है, उससे ज्यादा हीट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सरगोनिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो तुम कहते हो। ठीक है, तो these reactions releases releases more energy than they absorb। ठीक है, जितना एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसको हम एक्सोगोनिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, दूसरा होगा एंडरगोनिक रिएक्शन। इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब्सॉर्ब दीज रिएक्शंस absorb more energy than they release। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या है, कि एक आपने बोला था कि जो यहाँ सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे ज्यादा कम कैसे हो रहा है। दोनों स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड ऑफ द रिएक्शन में सेम होना चाहिए। तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सोगोनिक रिएक्शन प्रोड्यूस किया उसको एंडरगोनिक रिएक्शन ले लेगा। इन दोनों का सम टोटल हमेशा बराबर ही रहेगा, इन दोनों का सम टोटल हमेशा बराबर ही रहेगा। क्लियर, क्लियर है। चलो अगला आता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना। कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो द कोलिजन एनर्जी, द कोलिजन एनर्जी क्या रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड of the reactants is called its activation energy, is called its activation energy। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगा, किसी में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता होगा,
किसी में कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता होगा, है या नहीं? ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी किस फॉर्म में हम दे सकते हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने घटाने का क्या यूज होता है? ठीक है, तो पॉइंट यहां पे लिख लो कि बोथ द कंसेंट्रेशन, मैं थ्योरी इसलिए लिखवा दे रहा हूं एग्जाम में काम नहीं, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एंड द टेम्परेचर influence the chance that a collision will occur in a chemical reaction। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, है ना, वही एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा और उसकी वजह से ही क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्या क्या है आपका देखिए यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेशन से कैसे बढ़ता है और टेम्परेचर से कैसे बढ़ता है। ठीक है, अगर पार्टिकल मैटर ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब क्या होता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा डाल दो तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि द मोर पार्टिकल ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ कन्फाइंड स्पेस, द ग्रेटर the chance that they will, है ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ जाएगा। आयन, आयन, ठीक, तो हाइयर द टेम्परेचर ऑफ मैटर, क्या हुआ, हाइयर द टेम्परेचर ऑफ मैटर will increase the kinetic energy, will increase the काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, दिस विल लीड टू ग्रेटर चांसेस ऑफ कोलिजन, है ना, दिस विल लीड टू greater chances of collision, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे काम करता है, कि मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का, उस पे तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी काम करता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाते, मान लो कि इसका हम ग्राफ बनाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो ग्राफ हम इसका ड्रॉ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना है इनमें, और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये तुम्हारा आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है,
ठीक है। तो अगर हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इतना पे उसका पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके पास पड़ा था, ये पोटेंशियल एनर्जी में वो रह रहा था। क्या पहले से जो रेस्टिंग स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी है उस स्टेट पे अगर रहेगा उसका एनर्जी, तो क्या ये रिएक्ट करेगा? नहीं जी, ये रिएक्ट नहीं करेगा जब तक आप इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं डालते या एक्टिवेशन एनर्जी नहीं डालते हैं। तो पहले स्टेट में जो शुरू का स्टेट में है, यहाँ पे इसने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसमें एक्टिवेशन एनर्जी डाली, कुछ और एनर्जी डाली, तो फिर इसने रिएक्ट किया और उसके बाद इसने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा हमेशा एनर्जी जो आपका रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा, ऑब्वियसली रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा। ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा? ये वाला एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है, और ये वाला क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। और ये जो इसका है, इसको हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं इसका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो अब ये एनर्जी का जो चेंज है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जो एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, और दूसरा क्या है आपका? एनर्जी रिलीज्ड, जो नया बॉन्ड बना उससे, एनर्जी रिलीज्ड एज न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, एनर्जी रिलीज्ड एज न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी की बात है। ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन करने के लिए एक एक्स अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। ठीक है। यहीं पे एक चीज का रोल प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। यहीं पे एक चीज का रोल प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक, कैटलिस्ट क्या होता है सर? कैटलिस्ट ऐसा केमिकल ऐसा सबस्ट्रेट है जिसको केमिकल रिएक्शन में हम डालेंगे तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना। तो अगर इसको लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कैटलिस्ट आर chemical compounds that speed up the chemical reactions by क्या? lowering the activation energy needed for that reaction। ठीक है। और एंड ऑफ रिएक्शन पे हमको कैटलिस्ट मिल भी जाता है, ये भी बहुत बड़ी पॉइंट बाद में, ठीक है। एंड ऑफ रिएक्शन पे हमको कैटलिस्ट
मिल भी जाता है, ये नहीं होता कि कैटलिस्ट आपका यूज हो जाता है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता कैटलिस्ट। ठीक है, सेम अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल एनर्जी जो पिछली बार देखे थे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक्टिवेशन एनर्जी मान लो विदाउट कैटलिस्ट इतना लग रहा था, तो यही एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट इतना लगेगा। ठीक है, तो ये जो अगर मान लो यहां से अगर लाइन बनाते हैं और अगर हमने बोल दिया कि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और ये वाला है, ये मान लो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। विथ, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट था, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट है, तो हमेशा विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारा जो है ये कम हो जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट कर लिया। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं कल कराऊंगा, जाना होगा मुझे, लॉयड का फोन आ गया, आज तुम लोग का वो भी करना पड़ेगा ना। केमिकल रिएक्शन मैं कोशिश करूंगा ना, जो बचा हुआ पार्ट है ना वो रिकॉर्ड करके इसी वीक वाले में अपलोड कर, अगर हो पाता है, नॉट श्योर बट अगर हो पाता है तो थोड़ा खिंच जाएगा, तो मंडे से फिर सेल्युलर लेवल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी। सबसे पहला है तुम्हारा सिंथेसिस रिएक्शन, ये सब पार्ट मैं चाहता तो स्किप कर सकता था, बट आई डू नॉट वांट टू स्किप एनी लाइन। सिंथेसिस जिसको आप एनाबॉलिज्म बोल सकते हो, ऐड हो रहा है ना, मतलब ए प्लस बी बना के ए बी बना रहा है। कोई एग्जांपल दे दो। अगर हम बोलते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना के एटीपी बना रहा है, तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो गया, सिंथेसिस रिएक्शन हो गया। ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो गया, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हो सकता है, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या जिसको कैटाबॉलिज्म कह सकते हो। क्या होगा इसमें, सेम, अगर ए बी है तो ये टूटेगा और ये बनाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए बी बना देगा तुम्हारा ए प्लस बी, तो ये तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। जैसे इसमें मान लो C6H12O6 क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन, तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP। वैसे तो इसके छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो एम्फीबोलिक पाथवे के नेचर का होता है, बट ऐसे ब्रॉड वे में तुमको ये कैटाबॉलिक पाथवे की तरह दिखता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका एक्सचेंज रिएक्शन, आपने बचपन में देखा था। ठीक है, तो एक्सचेंज रिएक्शन में क्या हो गया, क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, तो एक्सचेंज रिएक्शन हो गया। जैसे इसका एग्जांपल अगर दे दोगे तुम HCl
प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड प्लस NaC, है ना। तो ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन। और ऐसा कुछ रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब आगे भी हो सकता है रिएक्शन, पीछे भी हो सकता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अगर मान लो ए बी है तो ये ब्रेक डाउन करेगा A+B, और A+B वापस से जुड़ के AB हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस आपको दिख जाएंगे बॉडी में जो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बनाता था, H2CO3, और ये H2CO3 फिर से डिसोसिएट भी कर सकता है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्यूशन है, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह देखेंगे। ठीक है, आज मुझे निकलना पड़ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को, है ना। वैसे तो 99% चांसेस है कि रीनीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आई कीप यू अपडेटेड, है ना। आई थिंक 11 बजे के आसपास तुम्हारी हियरिंग स्टार्ट होगी आज। ठीक है, बट जैसा भी होगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय।